बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, महफूज हैं और खुश हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम में दो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करने के लिए जो मौज़ूआत हैं वो मुंतखब किए हैं और सबसे पहले हम जिस हवाले से बात करने वाले हैं वो एक नहायत ही अहम मसला है और उससे बड़ी तकलीफ़ की बात यह है कि उसके इस इशू के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा सीरियसनेस हमें नज़र नहीं आई पाकिस्तान में। मैं बात करूंगा प्रोग्राम के पहले हिस्से में थैलेसीमिया के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया भर में इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से सारे ही लोग परेशान हैं, मगर थैलेसीमिया के जितने भी मरीज़ इस वक्त पाकिस्तान में हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उन मरीज़ों को जो खून का अतिया आता था वो इस सूरत हाल में वो नहीं आ रहा। दो तीन लोगों के जहनों में बातें हैं। किसी को ऐसा लगता है कि शायद अस्पताल आजकल महफूज नहीं है या ऐसी जगह जहाँ पे कुछ मतलब डॉक्टर्स होंगे या कुछ लोगों का आना जाना होगा मरीज़ों का, वो बिल्कुल महफूज जगह नहीं है, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। और इसी के साथ कुछ लोगों को ये भी लगता है कि अगर उन्होंने खून का अतिया कर दिया तो शायद वो कमज़ोर पड़ जाएंगे और वो इस कोरोना वायरस का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान भर में इस वक्त तकरीबन 1 लाख के करीब थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट्स मौजूद हैं, जिन्हें नॉर्मली हर 15 दिन में एक खून की बोतल चाहिए होती है। तो आप हिसाब लगाएं कि अगर 1 लाख लोग हैं तो हर 15 दिन में 1 लाख लोगों को खून का अतिया देना होता है। एक महीने में 2 लाख लोग, पूरे पाकिस्तान में 20 करोड़ से ज़ायद आबादी और सिर्फ 2 लाख लोग जिनको खून का अतिया देना है। और बदकिस्मती से बहुत से पेशेंट्स आज भी नज़रें जमाए हुए हैं कि कोई ऐसा डोनर आएगा और उन्हें खून का अतिया देगा। क्या वजह है कि पाकिस्तान में इस मर्ज़ को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे? हम आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि कानून साजी की कहाँ पे ज़रूरत है और कहाँ कहाँ अमल दरामद होने की ज़रूरत है। ईरान, साइप्रस और मालदीव ने किस तरह काबू किया है, इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे होंगी मारिया इशरत, जो कि एक पेशेंट भी हैं और थैलेसीमिया के हवाले से वो सोशल वर्क भी कर रही हैं। इनसे बात होगी। आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप मारिया, ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फ़हीम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मारिया जी से हम बात करेंगे, एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे से वापस आते हैं तो फिर ज़रा तफसील से बात करते हैं अपने इस मेहमान से। कहीं मत जाइए जी, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, आपसे भी दोबारा मुलाकात होती है। फ़हीम अब्बास, और आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया के हवाले से। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर थैलेसीमिया को शिकस्त देंगे, इस इरादे के साथ हम इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अपने मेहमानों से। मेहमानों का तारुफ मैं आपको करवा चुका हूँ। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं एक थैलेसीमिया पेशेंट जो थैलेसीमिया के हवाले से सोशल वर्क में बिज़ी रहती हैं, मारिया इशरत साहिबा। इनसे हमारी अभी वक्फे से पहले मैंने तारुफ करवाया इनका, और अभी मैं तारुफ करवाऊँगा एक दूसरी मेहमान शख्सियत का जो थैलेसीमिया के हवाले से एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। चेयरमैन हैं काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर के, जनाब मोहम्मद इकबाल साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप इकबाल साहब? अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है मालिक का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं चाहूँगा कि हमारे साथ जो पेशेंट मौजूद हैं हम इनसे पूछते हैं कि आपको किस किस किस्म के मसाइल का सामना होता है थैलेसीमिया पेशेंट होने के नाते। जी मारिया जी। जी, एक्चुअली मसाइल का सामना अगर देखा जाए तो थोड़ा सबसे जो मेन हमारा मसला है वो है ब्लड डोनर्स का। ठीक है। और आजकल के हालात जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो इन पेशेंट्स को डोनर्स नहीं मिलते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम हर वक्त किसी के सामने नहीं हाथ मिला सकते, हम रिश्तेदारों को बार बार फ़ोन नहीं कर सकते, रिश्तेदार जो होते हैं वो हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो हम मतलब क्या करें? ये एक हमारा मेन इशू है। दूसरा हमारा जो इशू है वो है हेल्थ कार्ड।
वी नीड अ हेल्थ कार्ड, क्योंकि मेडिकल नहीं ले सकते हैं ये पेशेंट्स, मेडिकल एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं इन पेशेंट्स के, तो इनके लिए प्रॉब्लम होती है अफोर्ड करना इन पेशेंट्स के लिए। तो ये दो वो मेन प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें फेस करना पड़ता है नॉर्मली। ठीक है, अभी आजकल ये कोरोना वायरस की जो वबा की वजह से क्या डोनर्स में कमी आई है? बहुत डोनर्स में कमी आई है। तो वो क्या कर रहे हैं बच्चे जिनको जरूरत है ब्लड की, जो मतलब वो जो सारे पेशेंट्स जिनको ब्लड नहीं डोनेट हो रहा, वो क्या कर रहे हैं? वो मतलब किस तरह उनकी जिंदगी गुजर रही है? फहीम भाई, मैं तो वैसे सबसे पहले अपने इदारे बुरहानी ब्लड बैंक को, जहाँ से मुझे ट्रांसफ्यूजन होता है, उसे सल्यूट करूंगी, क्योंकि ऐसे इदारे जो कि इतनी मुश्किल वक्त में भी हमारे लिए काम कर रहे हैं और कैंप्स अरेंज करते हैं, किस तरीके से कैंप्स अरेंज करते हैं, किस तरीके से धक्के खाते हैं, मैं बयान नहीं कर सकती। और बच्चे जो हैं वो तो परेशान है ही, उनके माँ बाप परेशान है ही, इदारे बहुत परेशान हैं, और बच्चे ऐसी बातें इदारों की तरफ देखते हैं, इदारे अवाम की तरफ देखते हैं। तो हम तो ये कहते हैं ना कि मैं भी तो उन्हीं पेशेंट्स में शुमार होती हूँ ना। हम लोग सिंपली फिर यही करते हैं कि जो मीडिया है वो जैसे वास्ट लाइन है, हम मीडिया की तरफ देखते हैं और मीडिया को अप्रोच करते हैं कि काइंडली कैंप्स अरेंज करवाइए, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी बंद है, स्कूल बंद है, कोई वहाँ पे काम नहीं हो रहा है, मतलब सब बंद है, ठप है, तो हम क्या करें? तो हम फिर मीडिया की तरफ देखते हैं। ठीक है मारिया जी, आप हमारे साथ लाइन पे रहिए, आपको मजीद गुफ्तगू में शामिल किया जाएगा। इस हवाले से बात करते हैं। मोहम्मद इकबाल साहब, आप ये जो मारिया ने जो कहा, आप किस हद तक इनसे इत्तेफाक करते हैं कि यही इश्यूज हैं या इनसे ज़्यादा भी कुछ और भी इश्यूज हैं? नहीं, इशू बहुत सारे हैं। मारिया तो जिस उससे कर्ब से गुजर रही है, इससे बेहतर अपनी लाइफ के बारे में कोई आम नॉर्मल आदमी या उसका किसी का बच्चा नहीं समझ पाएगा कि मारिया कैसे। मारिया को महीने में 6 बोतल ब्लड चाहिए, इसको अकेले को। अजीज, इसने सही कहा, अजीज रिश्तेदार छोड़ जाते हैं, भाग जाते हैं कि यार ये मारिया आ रही है, इकबाल भाई आ रहे हैं, ब्लड ना मांग लें, पैसे ना मांग लें। और किसी के 4 बच्चों को ब्लड लग रहा है, एक घर में है, अवेयरनेस नहीं हुई, किसी ने नहीं बताया, एक बच्चा हो गया मेजर का, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब आप करेंगे क्या? ब्लड के अलावा आपके पास मेरे कोई मसला नहीं है, कोई अमेरिका, लंदन, कहीं भी चले जाएं, इसका ट्रीटमेंट है ही नहीं। सीधी सी बात ये है ही नहीं। तो आपको दवाई नहीं चाहिए, नहीं, ब्लड ही चाहिए, ब्लड चाहिए, दवा चाहिए। हाँ। इनको, मेरे बेटे को जब काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर जिसके नाम से अदारा है, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट था, 16 साल जिंदा रहा, उसको 16 साल तक ब्लड लगता रहा। एक महीने में 8-8, 10-10 बोतल ब्लड लगता था, 8-8, 10-10 बोतल कहीं से भी करते थे। जब मैं इसको बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए इंग्लैंड लेकर गया था तो उस वक्त 90 लाख का खर्चा था, 96 में, जब डॉलर 27 रुपये का था। 90 लाख का खर्चा था। क्या कुछ नहीं किया होगा 90 लाख के लिए। मोइन अख्तर इस दुनिया में नहीं, अल्लाह जन्नत नसीब करे। उस बंदे ने 1.5 साल दौड़ा है पैसे जमा करने के लिए। मैं इसको ले जाने में भी कामयाब हो गया। इटली गया, इटली वालों ने ट्रांसप्लांट नहीं किया। ये सारी दुनिया के लिए मैं अहम पैगाम दे रहा हूँ इसको। बोन मेरो ट्रांसप्लांट इसलिए नहीं किया कि इसको जो 16 साल में ब्लड लग रहा था, ब्लड के साथ जो इसकी बीमारियां आती थी, ख़ास तौर पे आयरन, वो ब्लड के साथ आता था। आयरन बोतल ख़त्म हो गई, 2 ब्लड की आयरन बॉडी में रह गया, नहीं 2 बोतल लग गई, वो ख़त्म हो गई, फिर उसका आयरन बॉडी में रह गया। 16 साल में उसको इतना ब्लड लगा। आपके मेरे जिस्म में आयरन की मिकदार 40 से 160 नैनोग्राम लिमिट है। मेरे बेटे के जिस्म में 16 साल में इतना ब्लड लगा कि 160 के बजाय 7700 आयरन था। फर्स्ट टाइम मैं अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में नहीं, इटली में देख रहा था कि आयरन निकालने का इंजेक्शन एक आता है, डिस्फॉल इंजेक्शन, मैंने वहाँ देखा, और पंप मैंने वहाँ देखा इटली में। हम बहुत पीछे। वो 5 cc इंजेक्शन को 5 घंटे में ख़त्म करना है। आप अंदाज़ा करें कि उन्होंने मना कर दिया बोन मेरो ट्रांसप्लांट। फिर मैं इसको इंग्लैंड लाया, उन्होंने भी कहा भाई इसका आयरन निकालो, आयरन निकाल
और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मारिया इशरत भी मौजूद हैं। अच्छा सर, इकबाल साहब टू द पॉइंट आते हैं कि हमारे यहाँ इस वक्त सबसे पहला मसला जो है थैलीसीमिया के जो पेशेंट्स हैं मौजूदा, जो 1 लाख के करीब 1 से ज़ायद मरीज़ मौजूद हैं पाकिस्तान भर में, और सालाना 6000 मरीज़ों में इजाफा भी हो रहा है इसमें, जो कि एक बहुत तशवीशनाक बात है। पूरी दुनिया में अगर आज थैलीसीमिया के हवाले से देखा जाए, जितने महज़ब मुआशरे हैं वहाँ पे मुश्किल से कोई 250, 300, 500 इतने पेशेंट्स होंगे। हमारे पास से हिसाब लगाएं कि 1 लाख से ज़ायद जो है ना वो मरीज़ पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। 6000 से ज़ायद पेशेंट सालाना जो है वो बढ़ जाते हैं। सर, सबसे पहले है ब्लड डोनेट करने के हवाले से एक बात करते हैं हम लोग, जिसमें जो इस वक्त नाज़रीन हमें देख भी रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये एक तो कोरोना वायरस की वजह से ब्लड नहीं डोनेट करते, क्या उसके अलावा भी साल में कोई ऐसा वक्त आता है जब लोगों के अंदर ब्लड डोनेट करने का जज्बा जो है तकरीबन मर जाता है? ये बात आप हो सकता है आपकी इस बात से किसी के दिल में रहम पैदा हो जाए इन बच्चों के लिए। हाँ, खास तौर पे माह रमज़ान। अच्छा, रहमतों का महीना होता है, मगर हम रोज़ा रख के फिर समझते हैं कि बस हमने दुनिया का बड़ा काम कर लिया, रोज़ा रख लिया। तो ये जो बच्चे हैं ना थैलेसीमिया मेजर के, अगर 1 लाख बच्चे हैं तो 2 लाख बोतलें ब्लड हर महीने चाहिए थैलेसीमिया मेजर के बच्चों के लिए। दूसरे केसों को छोड़ दें आप, 1 साल में 30 लाख बोतल, 25-30 लाख बोतल, 10 लाख लीटर ब्लड। सर आप ब्लड लाएंगे कहाँ से? और रमज़ान में इन बच्चों की डेथ सबसे ज़्यादा होती है जिनको ब्लड नहीं मिलता। गाँव देहातों में ख़ास तौर पर जहाँ अवेयरनेस नहीं है। मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ, मैं ब्लड दे सकता हूँ। मैंने 45 बोतलें ब्लड दे चुका हूँ। मैं ज़िंदा हूँ। अगर मैं ब्लड नहीं देता 90 डेज़ में, 90 दिन में मेरे रेड टूट के ज़ाया हो जाते हैं, ख़त्म। नया ब्लड बन गया, फिर 90 दिन में रेड सेल टूट के ज़ाया हो गए, ख़त्म। फिर नया ब्लड बन गया। अरे भाई, रेड सेल ज़ाया क्यों कर रहे हो? आप इन थैलेसीमिया के बच्चों को दे देना ब्लड, इनकी ज़िंदगी बचा लेना और अपनी ज़िंदगी बेहतर करें। आपकी बीमारियाँ निकल गई, आप ब्लड प्रेशर की तरफ जा रहे हैं, हार्ट की तरफ जा रहे हैं, मगर ब्लड नहीं दे रहे हैं। जिनके 4 बच्चे हैं, मेरे बेटे को 10-10 बोतल ब्लड लगता था, 10-10 बोतल। 16 साल वो जिंदा रहा है। जैसे मारिया की बात की, मारिया को मेरे 5-6 बोतल हर महीने चाहिए। हाँ, अच्छा, इन एक तो सबसे पहली ज़रूरत तो इन मरीज हो गई ब्लड, ठीक है, जिसमें हम सब लोगों को आगे बढ़ना होगा। हम अक्सर सोचते रहते हैं कि अल्लाह ताला की राह में हम खर्च करेंगे, हम कोशिश करेंगे, हम किसी की मदद करेंगे, बस अल्लाह मियाँ हमें इतने करोड़ दे दो तो आधे पैसे आपके नाम पे। कभी कभी बग़ैर पैसों के भी आप किसी की मदद कर सकते हैं। उसके लिए हौसला और जज्बा चाहिए होता है, और उसे कोई पैसे नहीं चाहिए होते, कुछ नहीं चाहिए होते। बहुत सारे मौक़े हैं, हमें वाकई अंदर से वो किसी की मदद करने वाला दिल जो है वो पैदा करने की ज़रूरत है। एक वक्फे का वक्त फिर से आन पहुंचा है जनाब। वक्फे से वापस आएंगे तो मज़ीद हम इसी हवाले से बात करेंगे कि हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम होने चाहिए और इन पेशेंट के अलावा और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, और इन इदारों को में इस हिस्से में बात कर रहे हैं थैलेसीमिया के हवाले से। एक ऐसा मर्ज़, एक ऐसी मौरूसी बीमारी जिसको हम काबू नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही इस हवाले से कोई संजीदगी से हमें हुकूमत काम करते हुए नज़र आ रही है। इस हवाले से हम बात कर रहे हैं कि वो जो असल मसाइल हैं उन मरीज़ों के, उन हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों के जो इस बीमारी की वजह से मुश्किल में हैं, उनको हम किस तरह इस मुश्किल से निकाल सकते हैं, और आइंदा जो आने वाली हमारी नस्लें हैं उनको, वो भी इसी मुश्किल से गुजरती हुई आ रही हैं फ़िलहाल, हम उनको भी किस तरह रोक सकते हैं कि वो आने वाले जो बच्चे हैं, जो 6000 बच्चे सालाना वो थैलीसीमिया के पेशेंट बन रहे हैं, और ये मरीज़ों की तादाद इस तरह तजावुज़ कर रही है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इस हवाले से बात हो रही है। मोहम्मद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर से इनका ताल्लुक़ है। मारिया इशरत हमारे साथ मौजूद हैं, जो टेलीफोन लाइन पे जिनसे बात हो रही है। अच्छा मोहम्मद इकबाल साहब, मुझे शॉर्टली ये बताइएगा कि एक तो ब्लड के बारे में कहा कि इस पेशेंट को सिर्फ सबसे पहली ज़रूरत उसकी खून है, और खून जो है वो किसी मेडिकल स्टोर से नहीं मिलता है, किसी लेबॉर्ट्री से नहीं मिलता है, वो एक इंसान ने ही अतिया करना है। और 20 करोड़ लोगों की एक जगह में 2 लाख बोतलों की कोई औकात नहीं, कुछ भी नहीं है। मगर फिर भी ये अगर पता चले कि किसी मुआशरे में
खून की कमी की वजह से, खून का अतिया ना होने की वजह से अगर थैलेसीमिया पेशेंट्स का मतलब इंतकाल हो गया है, तो बहुत शर्म की बात है। और बदकिस्मती से हमने ये वक्त कुछ मतलब ये देखा है और ऐसी सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं। पेशेंट्स बहुत तकलीफ में। इकबाल साहब, इन पेशेंट्स को खून के अतिये के अलावा और किस चीज़ की ज़रूरत होती है? क्या दवाइयाँ भी इनकी साथ चाहिए होती हैं? ये ऐसा हमारे अंदर की आवाज़ जो है, जो आपने बात पूछी है ना, हम जो तकलीफ़दा होते हैं, ये बच्चे जिस तकलीफ़ में गुजरते हैं, बार बार ब्लड लगने से आयरन बढ़ जाता है 6000, 7000, 8000, नॉर्मल आयरन 140-50 इन बच्चों की बॉडी में होता है। ब्लड इतना लगता है, एवरी वीक ब्लड लग रहा है ना इनको। तो अब ये बच्चों को जो आयरन के इंजेक्शंस हैं निकाल, दुनिया के वाहिद दवाएं, सबसे महंगी, कैंसर और एड्स से भी ज़्यादा महंगा ये ट्रीटमेंट इस वक्त है। अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो वो 900 रुपये रोज़ के इंजेक्शन कैसे लगाएगा? कोई सेंस काम करती है? कोई रियासत की जिम्मेदारी जो वो पूरी कर रहे हैं, और रियासत को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये जो कार्ड जो बने हेल्थ, महीने के कितने पैसे एक मरीज को बेयर करने पड़ते हैं? मैं सिर्फ छोटी सी बात बता सुनने वालों के लिए कि अगर बच्चा 4 महीने की उम्र से लेकर 2 साल की उम्र का बच्चा है तो 8000 रुपया पर मंथ ज़्यादा चाहिए। 8000 कम से कम 4 महीने से 2 साल तक के बच्चे के। उसके बाद अगर मेरे जैसा बच्चा, मारिया जैसा बच्चा, तो मारिया को 40 से 45 हज़ार रुपया पर मंथ चाहिए खर्चा अलग आयरन निकालने का। मारिया, आप हमारे साथ हैं लाइन पे? हमारी आवाज़ सुन रही हैं आप? जी मैं हूँ लाइन पे। अच्छा मारिया, ये बताइए कि ये जो पेशेंट्स को इतना, जितना सर बता रहे हैं कि इतना एक्सपेंस उठाना पड़ता है उनके वालिदैन को, तो ये कैसे पूरा होता है? आप जानती हैं, आप ऐसे बच्चों के लिए काम भी करती हैं, तो ये माँ बाप किस तरह काम करते हैं? देखिए, मैं तो अल्लाह के शुक्र से एक अच्छे खानदान से बिलोंग करती हूँ और पढ़ी लिखी भी हूँ, PhD हूँ, 2 PhD की हुई हूँ। मैं पढ़ा भी रही हूँ कराची यूनिवर्सिटी में, और तो मैं तो अपना एक्सपेंस तो मैं खुद उठाती हूँ। मगर अगर हम नॉर्मल बच्चों की, जो आम बच्चों की बात करते हैं, उन बच्चों के को तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स परेशान हाल रहते हैं। यही कहते हैं कि हमारे लिए हेल्थ कार्ड इशू हो जाए। मुझसे भी अक्सर बोलते हैं कि मारिया बात करो, बोलो। मगर अब वो वक्त आ गया है फ़हीम भाई कि अब इस चीज संजीदगी से लेना चाहिए हुकूमत को। हेल्थ कार्ड में कम से कम 15,000 रुपए का हेल्थ कार्ड भरा दें। वो भी खैर कम है, क्योंकि एक नॉर्मल बच्चे को ब्लड लगाने के अलावा जो दवाएं और इंजेक्शंस के जो एक्सपेंसेस हैं वो अप्रोक्सीमेटली 30 से 35,000 रुपए के एक्सपेंसेस हैं। अगर हम हाथ के भी खर्च करें तो 20,000 तो कहीं नहीं गए। ठीक है। अच्छा, आपका हेल्थ कार्ड वाली बात जो है आपकी सही है। मुझे ये बताएं कि क्या किसी सरकारी अस्पताल में इलाज मौजूद है इसका? कोई सरकारी ब्लड बैंक से कुछ ऐसा ताउन होता है मरीजों के साथ? देखिए फ़हीम भाई, हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान मुल्क तो बहुत अच्छा है, मगर शायद लोग अच्छे नहीं हैं। तो हम लोग अच्छे नहीं है कि हमें जो है हमारे साथ ऐसा सलूक हो रहा है। अल्लाह की तरफ से कुछ वो है, कहना चाहिए इम्तिहान है। सरकारी अस्पतालों में जाओ तो वहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। अगर ऐसे सेंटर्स कायम नहीं हो, जैसे बुरहानी ब्लड बैंक है, या काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर है, या और दूसरे सेंटर्स हैं, ये कायम नहीं होते तो शायद हम मर चुके होते। ये लोग जिस तरीके से भी करते हैं हम नहीं जानते। पैसे तो देखिए हमें देने ही पड़ते हैं, मगर ये लोग जिस मेहनत से हमारे लिए कोशिश करके ब्लड इकट्ठा करते हैं, काइंडली मैं एक और फेवर चाहूंगी आप लोगों की तवज्जुह से कि इन लोगों की सेंटर्स की भी हेल्प की जाए, कि दवाओं का ये कहाँ से करें? इनके पास इतना कोटा ही नहीं है। इनके पास कोटा ही नहीं है तो क्या करेंगे? तो दवाओं के लिए भी आप प्लीज गवर्नमेंट से अपील करें कि कार्ड बनाएं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। मोहम्मद इकबाल साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर के चेयरमैन हैं, और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे एक सोशल वर्कर और थैलेसीमिया की पेशेंट मारिया इशरत भी मौजूद हैं। आज इस एक नहायत अहम इशू के हवाले से बात की हमने, और इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। सर, मुझे ये बताइए, जैसे कि वक्फे से पहले उन्होंने मारिया से बात हुई सरकारी अस्पतालों के हवाले से, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार इन 1 लाख से ज़ायद मरीज़ों के लिए क्या काम कर रही है? हमारे जितने भी जो सरकारी अस्पताल हैं, क्या यहाँ पे आधा या आधे से ज़्यादा मरीज़ों का बोझ उठाया जाता है? हमारे यहाँ अब
थोड़ा सा सिंध हुकूमत ने स्टेप लिया है अच्छा, कि इन अदारों को कुछ ना कुछ इतनी सपोर्ट करो कि आंसू पूज जाएं, कुछ ना कुछ। आटे में नमक के लें या उससे नमक का आधा नमक के लें। कितना, कोई 5% जो टोटल पेशेंट्स हैं? 2-3%। 2-3% अब इस वो भी अभी ने recently शुरू किया। हेल्थ कार्ड व्हाट्सएप से हटकर बात हो रही है। ठीक है, ये टोटल जिम्मेदारी A to Z रियासत ही की है। बेशक। जैसे मारिया ने कहा कि हेल्थ कार्ड हो, भाई ये मेडिसिन हर अदारे में बच्चे रजिस्टर्ड हैं कि मेरे पास 900 बच्चे हैं, उसके पास 1100, उसके बाद 300। यानी कि डाटा फौरन इकट्ठा किया जा सकता है हमारे पास। अच्छा, गवर्नमेंट चाहे, हमने ऑफर की हुई कि आप वो मेडिसिन जिनकी जिंदगी की मेडिसिन इन अदारों को दे देना, जिनके पास बच्चे रजिस्टर्ड हैं, शनाख्ती कार्ड हैं, सब कुछ हैं। आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड था, इनके पास किराए नहीं होते आने के लिए, आप इनको इशू करें ना। अब सिजावल से अभी बंदा कल मुझसे कह रहा है मैं 6000 की गाड़ी कर आया हूँ, 6000 की सिजावल से गाड़ी करके आया 2 बच्चों को ब्लड लगाने। अब मैं आप बताएं कि एक दफ़ा तो ब्लड नहीं लगाएगा ना वो, उसको फिर 15 दिन में फिर आना है। गरीब आदमी इसने कैसे किए होंगे 6000? ये सब रियासतों की जिम्मेदारियां हैं कि ऐसे लोगों, ख़ानदानों को, हमारे पास लिस्टें हैं, हमसे पूछिए तो सही ना कि ठीक है, हम देने को तैयार हैं। मुझे एक बात बताइए कि ये मसाइल तो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं हमें, हाँ। क्योंकि आगे जिस तरह तेज़ी से पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, मालदीव ने, ईरान ने, साइप्रस ने, इवन सऊदी अरब ने इन मसाइल पे कैसे काबू पाया? क्या बात आपने की है। ईरान, सऊदी अरब या दूसरे, या आज मैं कहता हूँ इंग्लैंड में 260 बच्चे हैं इस वक्त, अब 270 रह गए हैं। पूरे इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, यहाँ 1 लाख से ज़्यादा है। उस कंट्री में 22 साल हो गए, यूरोप में ये थैलेसीमिया मेजर का एक बच्चा नहीं हुआ। ईरान में 8-9 साल हो गए हैं, थैलेसीमिया मेजर के बच्चे अब नहीं होते। वहाँ पे कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिले से पहले टेस्ट को लाजमी कर दिया, शादी से पहले टेस्ट को लाजमी कर दिया कि 2 माइनर तो शादी नहीं कर रहे हैं। आप देखें, जब वो कंट्रोल कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? खाली अदारों ही की जिम्मेदारी नहीं है, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि ये जो 5-6 हज़ार पोलियो का एक केस निकलता है, फलां KPK में निकला, फलां लाड़काने में अपना शोर मचता, सारा एक केस पे। यहाँ 25-30 बच्चे रोज़ पैदा हो रहे हैं थैलेसीमिया मेजर के मरने के लिए। आप कहाँ से ब्लड लाएंगे, कहाँ से मेडिसिन लाएंगे? अदारे वाले क्या करेंगे? अदारे वाले कहते हैं अब तो मेरे पास। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जितना जो हमारी गुफ्तगू हुई, मुझे अभी तक ये पता चला है कि इस हवाले से जितना काम हो रहा है वो तकरीबन सारा काम इन 1 लाख से ज़ायद मरीजों का जो बोझ है वो ये सारे फलाही इदारों ने उठाया हुआ है। ठीक है, जो प्राइवेट इदारे हैं, जो अवाम की मदद से चल रहे हैं। अब ये कितने इदारे हैं टोटल पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं? इस टाइम 62, जैसे पूरे पाकिस्तान में? पूरे पाकिस्तान 62। सिर्फ 62 इदारे ऐसे हैं जो 1 लाख मरीजों का बोझ उठाए हुए हैं। सर सारा अक्सरियत का लोड सिंध के ऊपर, कराची के ऊपर है इस टाइम। बड़े बड़े इदारे यहाँ पर हैं। यहाँ पे सिंध में 28 थैलेसीमिया सेंटर्स हैं इस वक्त, कराची में 13 थैलेसीमिया सेंटर्स हैं। बुरानी है, फातमीद है, काशिफ इकबाल है, उमर सना, मतलब इस तरह से मिला के, मगर ये सब बेबस हैं। अच्छा, हुकूमत को तजवीज़ आप ये देना चाहेंगे कि जब आपने कहा कि जिस तरह उन बाकी ममालिक ने कंट्रोल किया है जॉब से पहले, यूनिवर्सिटी से पहले, तो हमारे यहाँ अगर ये शनाख्ती कार्ड जब बनता है, ठीक है, तो उस शनाख्ती कार्ड बनाते वक्त अगर 56 सेकंड जो आप लगते हैं, तो अगर वहाँ पे टेस्ट हो जाए तो हर पाकिस्तानी का पाकिस्तान में तो रजिस्टर्ड होने से पहले टेस्ट हो चुका होगा। सेकंड जिंदगी बचा रहा है एक नस्ल। ठीक है, ये बताइए एक रफाही इदारे का क्या पैगाम हो सकता है आम देखने वालों के लिए? देखिए, हम क्योंकि रफाही इदारे भुगत रहे हैं, ब्लड से लेके, आयरन से लेके, बच्चों की मौत, ज़िंदगी से लेके सब तकलीफ मरहले से गुजरते हैं। उस तकलीफ़ को कोई नहीं समझ सकता। मैं आम पब्लिक के लिए भी रिक्वेस्ट करूँगा, आपके चैनल से ख़ास तौर पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अल्लाह के वास्ते, एक तो आने वाली नस्ल को बचाएं, अपने बच्चों का टेस्ट करा लें, टेस्ट के बगैर शादी ना करें। ठीक है, कल को हमारी बात याद आएगी, देर हो जाएगी। दूसरा ये है कि इन बच्चों को स्पॉन्सर कर लें। स्पॉन्सर कैसे किया जा सकता है? एक बच्चा, आप बुरहानी में जाएं, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में जाएं, हमारे पास इतने सारे बच्चे हैं ना, आप आ जाएं, उनसे मिलें, ब्लड दे सकते हैं। देना तो कम से कम अल्लाह ने आपको हैसियत दी है। एक बच्चा अगर 3-4 साल का है, 4-5 हज़ार रुपये खर्चा है महीने का। अच्छा, यानी कि उस बच्चे का जितना खर्चा होगा वो आप ले लें, अपने जिम्मे ले, गोद ले लें आप एक बच्चा।
थैंक यू सो मच इकबाल साहब, आप तशरीफ़ लाए और हमें बड़ा नाज है कि आप जैसे एक अजीम शख्स जो इस तरह के बीमार बच्चों की खिदमत कर रहे हैं और जिनका अपने बच्चे का इंतकाल इसी बीमारी की वजह से हुआ और आपने कोशिश की कि मैं जब तक जिंदा हूँ मैं किसी दूसरे के बच्चे को इस तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि उनका इलाज होता रहे। अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा हिम्मत दे, बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, जहाँ हमें हुकूमती सतह पर मसाइल नज़र आते हैं, हमें तनकीद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं सेहत के मामले में, वहाँ तनकीद करने के लिए मेरा ख्याल है हमें अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। 2 लाख बोतलें हमें खून की चाहिए होती हैं माहाना, और वो हम 20 करोड़ लोग वो नहीं दे पाते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें इस हवाले से भी सोचना चाहिए। एक वक्फे के बाद वापस आएंगे तो एक अलग मौजू पे बात होगी। आप मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं इकबाल साहब, और मारिया साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे एक नहायत ही अहम मसले के हवाले से, जिस पे हुकूमत को और अवाम को सबको मिल के काम करने की ज़रूरत है। जब तक हम सब एक पेज पे आके सर जोड़ के काम नहीं करेंगे तब तक हम अपने आप को इस मसले से नहीं निकाल पाएंगे। और ये मसला है बेरोज़गारी का, ये मसला है गुर्बत का और महंगाई का, और इस तरह के बहुत से मसाइल जिसकी वजह से पूरी कौम और हमारा मुल्क मुतासिर हो रहा है। इस हवाले से बात होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया को इस वक्त कोरोना वायरस की वबा का सामना है, और इस वबा की वजह से जहां लोग परेशान हैं वहां पे बड़े बड़े ममालिक जो हैं, वो बड़े अमीर ममालिक, बड़े महज़्ज़ब माशरे में रहने वाले लोग, वो भी उसी तरह परेशान हैं। और जितने भी लीडरान हैं दुनिया भर में, वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने अपने मुल्क को, अपने अपने लोगों को इस माशी बहरान से निकालने के लिए कुछ ना कुछ करें। पाकिस्तानी हुकूमत भी इस हवाले से कोशां है, और यकीनन हमारे पास वसाइल बाहर की उस दुनिया की तरह नहीं है। हम एक कर्ज़ों में डूबा हुआ मुल्क हैं, और हमारे साथ गुर्बत के जो मामलात हैं उससे भी आप सब बेहतर अंदाज से वाकिफ़ भी हैं। तो हम इस सूरत हाल पे बात करेंगे। जब कोरोना वायरस आया तो बहुत सारे कारोबार, बहुत सारे कारोबारी शोबे वो बिल्कुल बंद हो गए, जिसकी वजह से बेरोज़गारी में इजाफ़ा हुआ, माशी बदहाली में इजाफ़ा हुआ। मगर इसी के साथ साथ कुछ ऐसे शोबे भी हैं जहां बिज़नेस चमका। पूरी दुनिया में इस वक्त अगर ज़्यादा शुमार देखे जाएं तो ई कॉमर्स के शोबे में बड़ी तरक्की हुई, और लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से और ऑनलाइन कारोबार के हवाले से काम करना शुरू किया। और अमेज़ॉन की रिपोर्ट जो है वो इस हवाले से वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि 1 सेकंड में मतलब हज़ारों डॉलर की जो है वो जो उन्होंने दादोशुमार दिए हैं, वो बड़े, आप चेक करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो किस हद तक कारोबार बढ़ा है ई कॉमर्स के शोबे में। तो पाकिस्तान में भी लोग, हमने देखा है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बड़े शौक से करते हैं, और स्पेशली इस मुश्किल वक्त में उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो क्या सोशल मीडिया इस मौशी बहरान से निकलने में मददगार साबित हो सकता है? क्या इससे वो लोग जिनके रोज़गार मुतासिर हुए हैं, क्या वो सोशल मीडिया के ज़रिए अपने रोज़गार में इजाफ़ा कर सकते हैं, या एक अलग रोज़गार जो है वो ढूंढ सकते हैं? इसी हवाले से बात होगी। हमारे साथ एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट मौजूद हैं, जो एक तज्ज़ियाकार भी हैं, अदनान शेख साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फैमिली, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, माशाअल्लाह, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइए अदनान साहब के इस मुश्किल सूरत हाल में जहाँ पूरी दुनिया को ही मुआशी बदहाली का सामना है, पाकिस्तान के क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान की मईशत जो है वो किस हद तक मुतासिर हुई है? एक रोशनी डालिएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फ़हीम भाई, कोरोना वायरस का जो मामला है वो पूरी दुनिया के, जैसे अभी आपने भी बयान किया है कि पूरी दुनिया पे उसके असरात हैं, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जो कि इससे थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले चाइना ही है, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब है। 2020 चल रहा है, 2021 तक जो पाकिस्तान के जो मामले नज़र आ रहे हैं, हमें अगला साल भी कोरोना के साथ ही गुजारना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, बाकी जो चीज़ें ममालिक हैं वो ज़ाहिर बात है डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो वो 80% डिजिटलाइज हो चुकी हैं। हम अभी तक 40% 45% पे चल रहे हैं।
यही रीज़न है। अब डिजिटल मार्केटिंग का मैंने जिक्र क्यों किया, इसलिए किया है कि दूसरे जो ममालिक हैं, मिसाल के तौर पे गूगल की बात कर लेता हूँ, फेसबुक की बात कर लेता हूँ, इन्होंने अपने ऑफिस बंद कर दिए हैं। इनका जो स्टाफ है वो अब घरों के अंदर बैठा हुआ है, वो घरों से बैठ के काम हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब डिजिटल मार्केटिंग में ज़्यादा फ़ायदा क्यों हो रहा है कि जो बेरोज़गार लोग हैं, जो काम नहीं कर पाते, वो डिजिटल अंदाज में बैठ के काम करके अपने आप को अच्छा इंजॉय कर रहे हैं। और मज़ीद पहले जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग या ट्रेडिशनल बिजनेस करके जो एंजॉय कर रहे थे, वो डिजिटल मार्केटिंग में उससे कई गुना ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, मिसाल मैं अपनी देता हूं, तो मेरा अगर बिज़नेस का ग्राफ आप देखेंगे फ़हीम भाई, तो पिछले 4 महीने में, यानी कोरोना आया, कोरोना से 15 दिन पहले से लेकर अब तक का सबसे ज़्यादा टॉप 8 साल के अंदर सबसे ऊपर मेरा रैंक इस वक्त चल रहा है। ठीक है, गिराव ऊपर गया बिजनेस का। वजह तो है आप उन चंद खुश नसीब लोगों में से हैं जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में जो है, जिनके कारोबार पे असर नहीं पड़ा, बल्कि असर पड़ा है, बेहतर असर पड़ा है। असर पड़ा है, थोड़ा सा मनफी असरात भी पड़े हैं फ़हीम भाई। अच्छा है। लेकिन उसको भी ज़ाहिर बात है कवर। देखें, मैंने जैसे आपको बताया कि 2021 भी हमें इसके साथ ही गुजारना है। ठीक है। अब जो लोग जॉब कर रहे थे, जिनकी दुकानें थी, कारोबार थे, वो सब ख़त्म हो चुके हैं। अब टाइमिंग का भी इशू है, 5 बजे के बाद ख़त्म हो जाती, चीज़ें बंद हो जाने लग जाती हैं। अब रहे 2, 4, 6 घंटे, उसके अंदर वो आप क्या काम करेंगे। अच्छा, जो बाइंग पावर है वो भी मुतासिर हुई है। अच्छा, आपकी क्या खिदमत सोशल मीडिया के हवाले से? आप बेसिकली क्या, क्योंकि आप मुख्तलिफ किस्म के अवार्ड्स भी हासिल कर चुके हैं अपना सिर्फ इन्हीं सर्विसेज की वजह से। मैं चाहता हूँ ज़रा आप अपनी ज़ुबानी जो है वो शॉर्टली बताएं। जी फ़हीम भाई, डिजिटल मार्केटिंग का सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड्स, 4 अवार्ड्स मेरे पास हैं इस वक्त, और 26 अवार्ड्स मेरे पास सोशल मीडिया के हवाले से हैं। और 2020 जो अभी गुजरा है हमारा पिछला महीना, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2020 सोशल मीडिया स्टार अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रिकमेंडेशन चीज़ें हैं। गोल्ड मेडल के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह रिकमेंडेशन चल रही है मेरी। इसके अलावा जो क्लाइंट्स हैं, इनको जो सर्विसेज 500 से ज़्यादा मेरे क्लाइंट्स हैं, जिसमें से 373 लोगों की मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफिकेट भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कि मुतमईन है। ठीक है, अगर हम अपने प्रोग्राम में ये डिस्कस करें कि जो लोग देख रहे हैं उनको सोशल मीडिया के जरिए कोई रोजगार करने का मौका मिल सकता है, तो क्या कोई फायदा होगा आज देखने वालों का? जी बिल्कुल बिल्कुल फायदा। तो आप यानी कि आज कोई राज की बातें बताने वाले? बिल्कुल बिल्कुल इस तरह की बातें होंगी कि इंशाल्लाह अभी सुनेंगे। एक होता है कि सुनना, फिर जाके कहीं ट्यूशन पे जाके या क्लासेस लेना या कहीं इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ना, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चंद घंटों के बाद से अर्निंग करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। यानी कि वो हम उस ट्रैक पे आ जाएंगे जहां अर्निंग हो सकती है। बिल्कुल, कोई भी कर सकता है। बिल्कुल ज़बरदस्त। इसका मतलब है आज तो बहुत अहम मालूमात आप दोस्तों के साथ शेयर की जाने वाली हैं। तो इससे पहले कि वो मालूमात जो है वो हासिल करें, बातचीत का सिलसिला शुरू करें, एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। अदनान शेख हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि तजज़ियाकार हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, और जिनसे आज हम सोशल मीडिया के ज़रिए कारोबार शुरू करने के हवाले से मुफीद मालूमात हासिल करने वाले हैं। तो जनाब अदनान साहब, आप बताइए क्या मालूमात है आपके पास ऐसे लोगों के लिए जो कारोबार करना चाहते हैं, जो कहीं जॉब कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें मुआशी तौर पे किसी एक और सपोर्ट की भी ज़रूरत है, किसी और कारोबार की भी ज़रूरत है, या जिनकी नौकरी जा चुकी है, जिनका कारोबार बंद हो चुका है, वो किस तरह काम कर सकते हैं इस जो न्यू वर्ल्ड सोशल मीडिया की, इस हवाले से ज़रा इस बारे में बताइएगा। फ़हीम भाई देखें, 3 चीज़ें हैं इसके अंदर। देखें, एक तो ये कि कोई तालीम याफ्ता लोग हैं जो काम कर रहे थे, वो जॉबलेस हो गए। एक तो ये कि जो जिनके पास तालीम नहीं है, जो शायद उन्होंने मैट्रिक भी ना किए, ठीक है, वो लोग भी आराम से काम कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया के अंदर। अच्छा, इसके अंदर भी दर्जाबंदी है। एक तो ये कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अगर आपने बनना है और सर्विसेज की तरफ जाना है, तो ये देखना है कि आपकी एबिलिटी कितनी है, आपकी एजुकेशन कितनी है। आप मगर डिजिटल मार्केटिंग में अगर जिसने शायद अपना नाम लिखना जानता है खाली, वो भी इस पर अर्निंग कर सकता है। यानी नाम लिखना जानता है और कुछ नहीं लिखना जानता, वो कैसे कर सकता है? जी देखें, गूगल 3 चीज़ें। गूगल एडवर्ड पर अगर आप जाते हैं, मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मुझे इतना लिखना पढ़ना नहीं आता और मेरे पास कोई एक्सपर्टीज़ भी नहीं है, तो मैं गूगल एडवर्ड पे जाऊँगा। गूगल हमें एक सर्विस देता है, वो है इसका सर्वे रिपोर्ट। मैं जाऊँगा, मैं अपनी आईडी डालूँगा, अपना पासवर्ड डालूँगा, मेरे पास एक पेज खुल जाएगा, वो मेरे मुतालिक डिटेल लेगा। आपकी तालीम कितनी है, आपकी एजुकेशन क्या है, कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है आपको, आपकी एजुकेशन क्या है, आप रहते कहाँ हैं, आपकी फैमिली के बैकग्राउंड क्या है, वो सब चीज़ें आप डिटेल डाल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कंपनी की तरफ से। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं फ़हीम भाई, जो सर्वे करवाना चाहती है प्रोडक्ट लाने से पहले, ठीक है। अब मैं आया, मैंने देखा, मुझसे सवाल किया कि आप क्या स्मोकिंग करते हैं? मैं बोलूँगा नहीं।
सवाल वही करेगा जिसने जो मैंने डेटा डाला हुआ उसके अकॉर्डिंग सवाल आएगा। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे पूछते हैं जी स्मोकिंग करते हैं, मैं बोलता हूँ जी स्मोकिंग करता हूँ। कौन सी सिगरेट यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, आप ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, मैं बताऊँगा ये ब्रांड यूज़ कर रहा हूँ। बोलेंगे आप क्यों कर रहे हैं, अगर ये ब्रांड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये तो कॉस्टली है। तो वो पता चलेगा कि लोग महंगा ब्रांड यूज़ कर रहे हैं या सस्ता ले रहे हैं। तो वो इसी तरह सवालात मेरे साथ आते जाएंगे, मुझे $1 मिल जाएगा उसके ऊपर एक सवाल पे। अच्छा, उस वो फॉर्म को फिल करने के लिए सर्वे जो है वो $1 आपको वो अच्छा, ये इजीली ये अवेलेबल होते हैं ये सर्विस? जी बिल्कुल। ओके। लिंक्स पता होना चाहिए, साइट्स पता होना चाहिए, वो भी पता चल जाती हैं। अच्छा, अब रहा इंग्लिश में, आपको सिंधी में आती है, आप उर्दू में देना चाहते हैं, आप पश्तो में देना चाहते हैं, जिस जबान में देना चाहते हैं ज़बान चूज़ कीजिए। अच्छा, ओके, नाइस। अच्छा, तो अब आपने अगर 2 घंटे भी काम करा उसके और बैठ के, तो आप 2000 रुपये 1500 रुपये आराम से अर्न कर सकते हैं। और गूगल का किसी और साइट का है ही नहीं कि चलें जी हो सकता है कोई फेक हो, ये गूगल आपको सर्विस दे रहा है। गूगल के पास कंपनी सारी होती है, कंपनीज कहती हैं हमें तो लोगों के सर्वे चाहिए। मैं अगर ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि अगर कोई सिगरेट यूज़ हो रही है तो वो 80% यूज़ हो रही है। मुझे पता लग गया इसके पीछे लोग जो यूज़ कर रहे हैं इसके मकासद क्या है। अच्छा जी, सस्ता है, ठीक है। तो सिगरेट के अलावा और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं। कोई भी एजुकेशन के हवाले से हो सकती है, बुक्स के हवाले हो सकती है, टॉयस हो सकते हैं, कुछ भी है, एवरीथिंग। तो आप वो मेरा ख्याल है हमारी आईडी के हिसाब से जो इंटरेस्ट होते हैं हमारे उससे रिलेटेड जो है वो चीज़ें जो है ना हमसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक कि हम लोग मिडिल क्लास फेसबुक पे इंस्टा पे घंटों ज़ाया करते हैं, हम लोग रिश्तेदार वीडियोस देखना शुरू होते हैं फेसबुक पे और वही ख़त्म नहीं होती। तो कम से कम हम उससे कोई प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। आप बता रहे हैं गूगल एडवर्ट पे जाके सर्वे पे जाके सर्वे की जो अभी आपने कहा गेम खेलते हैं, हाँ। गेम खेलना है, गेम खेलो, गेम खेलने के भी पैसे मिलते हैं। गेम खेलने के पैसे मिलते हैं। हमें तो गेम खेलने की मार पड़ती थी हमेशा घर से। अभी गेम खेलने के पैसे भी मिलते हैं, वीडियो देखने के पैसे मिलते हैं, वीडियो शेयर करने के पैसे मिलते हैं। ओके, गूगल जो है ये सब कुछ कैसे मुमकिन है ये भी हम आपको बताएंगे एक छोटे से वक्त के बाद। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। अदान साहब, वक्फे से हम वापस आ चुके हैं और अब वक्त आ चुका है कि आप बताइए कि किस तरह हम सोशल मीडिया पे रोज़गार हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप किस तबके के नौजवानों या लोगों के हवाले से बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा मेरा जो फोकस है वो बेरोजगार जो लोग हैं उनके लिए तो जाहिर बात है उनको तो जॉब चाहिए, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं, कोई भी इनकी एजुकेशन है जो भी उनके। ठीक है। अच्छा, जिसकी जितनी काबिलियत है वो उस हिसाब से चूज़ कर ले। जैसे अभी मैंने बताया जिसको बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हुआ, जो लिटरेट है बिल्कुल, वो इस तरीके से चलाए जैसे अभी मैंने आपको अर्ज किया। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, एंटर किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, तो फिर वो डिजिटल मार्केटिंग की जो टूल्स है ना, एक्सपर्ट टूल्स होते हैं, आप उसकी तरफ आ जाइए। अच्छा, और वो सीखना पड़ेंगे हमें? जी, सीखना पड़ता है। वो सारा कुछ यूट्यूब पे मिल जाता है? यूट्यूब भी मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो यूट्यूब पे नहीं है, लेकिन ये कि यूट्यूब पे इतना कुछ आपको मिल जाएगा कि आप अपना काम शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो उसके लिए हमें शोबा क्या चुनना पड़ सकता है? लेकिन सोशल मीडिया पे पेज मैनेजमेंट सर्विस की तरफ आ सकते हैं, यानी कि जो इदारे हैं, कंपनीज हैं, उनके जो पेजेस उनकी हैंडलिंग। अच्छा, दूसरी चीज़ मगर उससे पहले तो वो अपना पेज भी तो सबका होता ही है, कोई ना कोई, मतलब इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है उसका, फेसबुक पे भी अकाउंट है, ट्विटर भी होगा, और भी ना जाने कितने, तकरीबन हर जगह पे अकाउंट बनाया होता है सबने, इवन टिकटॉक पे भी होगा। तो इन अकाउंट्स को हम लोग खुद अपने अकाउंट को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते, तो कैसे किसी का अकाउंट हैंडल? इसमें यही सबसे पहली चीज़ है कि मैंने आपको बताया ना, जैसे अपने स्टार्ट लेके पेज अपनी आईडी होती है, जिसकी अपनी आईडी भी नहीं है वो स्टार्ट ले रहा है, तो उसके अंदर इनिशियल के अंदर चीज़ें किस तरह पेज को मैनेज किया जाता है। इवन कि यहाँ लोगों के पेज चल रहे हैं फ़हीम भाई, लेकिन टाइमिंग का बड़ा इशू है। पेज को जब आप पोस्ट लगाते हैं उसकी टाइमिंग्स हैं, किस नौयत की है, किस नेचर की, वो टाइमिंग इशू करता है। हम क्या करते हैं, हम पोस्ट लगाते हैं और जब हमारा दिल चाहता है हम फेसबुक का जो ऑफिशियल टाइम है वो 1 बजे का है, यूट्यूब का जो ऑफिशियल टाइम है वो 6 बजे का है, इंस्टाग्राम में 4:30 बजे का टाइम है। 1 मिनट, फेसबुक का ऑफिशियल टाइम 1 बजे का है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक? जी ठीक है। इंस्टाग्राम 4:30 बजे। 6 बजे का टाइम है यूट्यूब का, 6 बजे शाम यूट्यूब का, यानी कि इन 9 बजे के बाद है ट्विटर। अच्छा, यानी कि यहाँ पे अगर इस दौरानिए में अगर आप कोई पोस्ट वगैरह लगाते हैं तो उसका रिस्पांस अच्छा आता है? हाँ जी, बिल्कुल ज़्यादा अच्छा आता है। और अगर इस टाइम से हट के लगाएं तो जो रिस्पांस आना चाहिए वो नहीं रिस्पांस आता आपको। अच्छा, तो मेरा ख्याल है ये वजह हो सकती है जब हम कहते हैं कि यार हमने ये पोस्ट लगाई थी, देखे लोगों ने लाइक नहीं किए, यार उन्होंने पसंद ही नहीं की, तो उसकी वजह ये है कि हम वो जरा ऑड टाइमिंग के अंदर जो है, बिल्कुल टाइमिंग का इशू है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप पोस्ट लगाते हैं तो नॉर्मल वो अनटाइटल तस्वीरें आप लगा देते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ जिस जगह पे आपने
प्लेस की है वो उधर तक रहती है, वो गूगल स्क्रॉल में नहीं जाती, किसी और जगह पे लिंक नहीं हो पाती है। टाइटल लाजमी दें पिक्चर का? जी बिल्कुल, आपकी मेरे साथ अगर तस्वीर है, कोई सेल्फी है, तो वो तो हमने अपलोड कर दी ना फौरी, लेकिन उस तस्वीर के नाम नहीं है, वो अनटाइटल है वो नामालूम तस्वीर होगी ना? नामालूम तस्वीर है। गूगल जब स्क्रॉल करेगा तो वो तस्वीर आपकी कैश नहीं कर सकता। आपने देखा होगा इमेजेस का भी एक आता है। जी आता है। वो इमेजेस में तस्वीर गूगल कैसे उठाता है? वो इसी वजह से उठाता है कि जब उसको टाइटल मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग जिस नेचर में, जिस कैटेगरी में उसको फॉल कराना है, वो तभी तो करा सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस क्या है? बिजनेस ये है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में अपना पेज क्रिएट करके आप चीज़ें सेल कर सकते हैं, उस पर सामान बेच सकते हैं पेज के ऊपर, जैसे कि चीज़ें बिक रही हैं। मसलन आजकल लोग, अगर आप कहें कि सोशल मीडिया पे जो घर बैठे काम कर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या किन किन शोबों में काम शुरू किया है और किस तरह पैसे कमा रहे हैं, कुछ मिसालें हैं तो बताइए। जी बिल्कुल, देखें सबसे ज़्यादा बुटिक्स के ऊपर काम हो रहा है इस वक्त, कपड़ों का काम हो रहा है, ग्लासेस हैं, जितनी फैशन की जो हमारी चीज़ें सबसे ज़्यादा इस वक्त हॉट वही चीज़ है। अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, पहले तो इस वक्त सिर्फ ये एक टाई और एक सॉक्स, ये सिर्फ मैंने परचेस किया हुआ है, बाकी सारी ऑनलाइन मैंने मंगवाई ये चीज़ें। अच्छा, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं, आसान हो गया ना फ़हीम भाई। मैं एक जगह पे जाऊंगा, किसी मॉल पे उतरूंगा, उसमें विजिट करूंगा, शॉप टू शॉप जाऊंगा, जो मुझे मतलूबा चीज़ चाहिए वो मैं सर्च करूंगा, मुझे पता चल जाएगा इस जगह पर है, तो चाह के या तो मैं जाके फिजिकल जाके वहाँ से परचेज़ कर सकता हूँ, मेरा टाइम बचेगा, जगह जगह पे नहीं घूमना पड़ेगा, या फिर मैं ऑनलाइन ऑर्डर करवा सकता हूँ अपने घर के ऊपर। ओके, तो जैसा कि आपने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में लोगों ने काम शुरू किया है, मैंने खुद देखा है कि कुछ जानने वाले उनके मैसेजेस आना शुरू किए, हमने होम किचन जो है वो सर्विस शुरू की है, तो ये हमारा मेन्यू है। मुझे बड़ी खुशी हुई जान के कि घर में बैठ के लोग जो हैं वो कारोबार कर रहे हैं, और वो कुछ ऐसी मतलब होम डिलीवरीज की सर्विसेज भी ऐसी हैं जिनसे सभी वाकिफ़ हैं, वो भी ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो घर बैठे काम करने वालों को तो कुछ अपनी परसेंटेज के साथ वो उनसे खाने वाने लेते हैं और जाके डिलीवर करते हैं। तो सोशल मीडिया पे काम लोगों ने करना शुरू किया है। फिर हम ये भी देखते हैं कि जितने हमारे एक्टर्स वगैरह और जो फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, ये भी आए दिन रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि जनाब मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, तो वो सोशल मीडिया पे कोई ना कोई कंटेंट दे रहे होते हैं। चलें, ये तो वो लोग हो गए जो टीवी से इनका ताल्लुक़ है या कुछ इस इंडस्ट्री से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जिसमें उन्हें काम की कुछ आदत है, बोलते हैं, या कुछ स्किल्स हैं, कोई सहाफ़ी है, कोई क्रिकेटर है, कोई एक्टर है, कोई एंकर है, कोई अपने राय रखता है किसी हवाले से, वो तो कर सकता है। एक आम आदमी यूट्यूब से कैसे पैसा कमा सकता है? उसके पास मतलब इन 3-4 स्किल्स जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये अगर नहीं है उनके पास, कोई सहाफ़ी नहीं है, तो वो कैसे पैसे कमा सकता है? देखें, मैं शॉर्ट लिस्ट के बताता हूँ कि एक है कैरम जो खेलता है, कैरम बोर्ड पे खेल लेता है। एक लड़का है, वो कैरम बोर्ड पे एक दिन की 10 मिनट की वीडियो अपलोड करता है, 8 मिलियन उस पर फॉलोअर्स हैं, और वो वहाँ से अर्निंग कर रहा है। सिर्फ वो खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है, खेल रहा है, हम खेलते लोगों को देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। यानी एक ही चांस के अंदर वो बोर्ड साफ कर रहा होता है। बल्कि मुझे किसी ने बताया कि बहुत ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो है सोशल मीडिया पे, वो आग जल रही है, तो वो सिर्फ आग के जलने की जो है ना वो वीडियो जो है ना वो है स्लो मोशन में, कि पता नहीं, वैसे ही मैंने नहीं देखी मगर मैंने सिर्फ सुना है इस बारे में। तो इतने व्यूज हैं उसके कि मेरा ख्याल है उस बंदे को कमा के देने के लिए वो एक अकेली वीडियो ही काफ़ी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा बोलना जानते हैं, अच्छा दिखते हैं, अच्छी नॉलेज है, तो आप यूट्यूब पे अपना चैनल बनाएं और इनकम करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके बाद लोगों को मशवरे देना शुरू हो जाए आप। जी बिल्कुल, अच्छे मशवरे दें, दीनी मामला पे आप बयान कर सकते हैं, कुछ मसाइल पर आप बता सकते हैं, टेक्निकल चीज़ों पे आप बता सकते हैं, कैमरा इस्तेमाल करना आप बता सकते हैं, गाड़ी चलाना आप बता सकते हैं, गाड़ी के ये तो फ़वाइद है ना, नुकसानात बता के आप कमा सकते हैं कि देखिए ये मत कीजिएगा, ये नुकसान हो जाएगा आपका। हाँ, अगर आप बाकी इस्लामिक स्कॉलर हैं या कुछ इस तरह है, तो आप सोशल मीडिया पे चैनल बना सकते हैं। अगर आम आदमी भी हैं, आप सोचते हैं इस हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के सिर्फ सवालात जो हैं वो उसकी भी वीडियो बना के छोड़ी जा सकती है। लोग आपके साथ एंगेज हो जाएंगे, उस सवाल के जवाब देना शुरू कर देंगे, और भी बहुत सारे। फ़हीम भाई, एक कल का मैं आपको बताता हूँ, मज़ार-ए-कायद सब गए होंगे, सबने देखा। मज़ार-ए-कायद के बिल्कुल सामने जब एंट्रेंस है तो उसके आगे एक ही दरख्त लगा हुआ है। ठीक है, वो मुनासिब नहीं है उस जगह पे, सब पूरा टाइल से बना हुआ है, संगमरमर लगा हुआ है, वहाँ एक दरख्त है। एक ने सवाल ही कर दिया, ये बता सकते हैं ये दरख्त की यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ क्यों लगा हुआ है? 26,000 कमेंट्स उसके ऊपर। और कुछ लोग कह रहे हैं यार बड़ा टाइम है लोगों के पास, मतलब उसने एंगेज तो कर लिया ना लोगों को।
क्या बात है वाकई। जो ये लिख रहा है उसने भी टाइम दिया है बाकायदा। हाँ, वैसे उसके बाद अपना भी सही है। लो जी, एक वक्फा फिर से आन पहुंचा है। वक्फे के बाद वापस आएंगे तो मजीद इसी तरह की जो है वो मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और वक्फे के बाद हम कोशिश करेंगे आप दोस्तों की कॉल्स भी शामिल कर सकें और आपके सवालात जो हैं इस हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से, वो भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। इन लोगों से कम्पीट कर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास और हमारे साथ अदनान शेख मौजूद हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं डिजिटल पे काम करने के हवाले से, सोशल मीडिया पे किस तरह हम एक्सपर्ट बन सकते हैं और सोशल मीडिया से कैसे बिज़नेस किया जा सकता है। अच्छा, आपने बताया कि आप मुख्तलिफ शोबाजात में सोशल मीडिया के हवाले से काम कर सकते हैं। ख़वातीन जो घर में बैठी हुई हैं, ठीक है, उनके पास किसी के पास ये स्किल है कि वो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, या कोई भी खातून जो है उनके कोई ना कोई एक आध डिश तो उनकी मशहूर होती ही होती है कि वो कहते हैं कि जनाब ये जो है वो फलाने जो शाही टुकड़े हैं ना वो मुनज़्ज़ा बहुत अच्छे बनाती हैं। तो खानदान में कोई ना कोई सारी मशहूर होता है, कोई ना कोई एक आध डिश। इसका मतलब उनके पास एक स्किल है, कोई स्टिचिंग अच्छी करती हैं, कोई पेंटिंग अच्छी करती हैं, कोई मतलब नात बहुत कोई अच्छी है, कोई स्पीकर बहुत अच्छा है, कोई डिबेटर बहुत अच्छा है। तो क्या इन सारी स्किल्स को भी सेल किया जा सकता है? जी बिल्कुल। कैसे? देखें, जो अच्छा कोई डिबेटर है या कोई अच्छी कुकिंग कर लेते हैं तो ज़ाहिर बात है यूट्यूब चैनल पे अगर वो हैं तो उसी वो खाना पका के दिखा रही हैं, बना रही हैं चीज़ें ना, तो लोग जो फॉलोवर्स जो उनको देख रहे हैं तो ज़ाहिर बात है टाइम के उनको पेमेंट मिल रही है। तो ये कैसे पैसे मिलते हैं? देखें, पहले चैनल के अगर आपने पैसे उससे अर्निंग करनी है तो उसको मोनेटाइज करना पड़ता है पेज को, चैनल को अपने। यूट्यूब की कवानीन है उसके हिसाब से फॉलो करना पड़ता है। 1000 मिनट कंप्लीट करें पहले, फिर लाइव पे भी आप आ जाते हैं चीज़ें। उसके बाद फिर जब मोनेटाइजेशन कर लेते हैं अपने पेज को, आप चैनल को। ये मोनेटाइजेशन वो है कि आप अपने आप को उस फेरिस्त में शामिल करवा रहे हैं कि अब आप इसको कमर्शियल यूज़ करेंगे। ठीक है, ठीक है। दो ऑप्शन आते हैं इसी तरह कि आप कमर्शियल यूज़ करना चाहते हैं या प्राइवेटली आप यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप कमर्शियल की तरफ जाते हैं तो आप आगे ऑप्शन आ जाता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फेसबुक के ऊपर अगर आप आते हैं तो फेसबुक के ऊपर आप वो जो सब दिखा रहे हैं, बना रहे दिखा रहे हैं, वहाँ तो यूट्यूब से तो फौरी तौर पे आपने जो वीडियो अपलोड की उसकी अर्निंग आपके पास आ रही है। ठीक है। लेकिन अगर वो सर्विसेज या वो खाना पहुँचाना चाहते हैं घरों पर, या वो कपड़े पहुँचाना चाहते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो वो फेसबुक के ज़रिए इसकी मार्केटिंग प्रमोशन, इस वे में मार्केटिंग प्रमोशन ज़्यादा अच्छी हो जाएगी उसकी तरफ। अर्निंग तो आपको यहाँ से भी हो रही है, आप फेसबुक से करना चाहें तो फेसबुक से भी अर्निंग हो सकती है। आपने ये तो बता दिया कि जो पैसे कमाने का, कि हम इस तरह सोशल मीडिया पे पैसे कमा सकते हैं। मुझे बताएं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे जुर्माना होना चाहिए जिन लोगों को। अच्छा। मतलब वो लोग जो अजीबोगरीब कमेंट करते हैं, वो किसी एक्ट्रेस के उसकी प्रोफाइल में जाके उसकी तस्वीर के नीचे करेंगे, शर्म नहीं आती तुम्हें, तुम्हारे घर तुम्हें। भाई इतने माशाल्लाह आप अच्छे हैं, आपको ये सारी अक़दार का अंदाज़ा है, तो आप उस खातून को फॉलो क्यों कर रहे हैं? क्यों उसके फॉलो करके उसके पीछे जाके कमेंट कर रहे हैं? आपने एक एक चीज़ के ऊपर नज़र भी रखी हुई है। तो अब इन लोगों को तो वाकई जुर्माना ही होना चाहिए, जो मतलब जो अजीब किस्म की बेहुदा ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अपनी एक अच्छी सोच बताने के लिए आपको 4 गालियों का सहारा लेना पड़ रहा होता है। ऐसे भी तो लोग मौजूद हैं। तो इन लोगों के साथ क्या किया जाए? देखिए, इसका जो हल जो है वो 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जब आपका जो पेज चल रहा है, जो फॉलोअर्स आपके पास बढ़ रहे हैं, तो आप डेली बेसिस पे उसके ऊपर वॉच करें कि आपके पास फॉलोअर्स आ कौन से रहे हैं उनकी। जैसे मैं हूँ, मेरा पेज है तो मेरे पास 24,000 समथिंग, समझिए 25,000 है। सारे के सारे टोटल जो है डिजिटल मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। पहले जब ज़ाहिर बात है मेरे पास लाइक्स आती है तो मैं पहले फॉलो जाके चेक करता हूँ और अनफॉलो भी कर सकता हूँ उसको। उसके मैसेजेस को हाइड भी कर सकता हूँ, हाइड के ऊपर लगा भी सकता हूँ कि जब भी ये मैसेज करे इसको हाइड कर दें आप उसको। ठीक है। तो इससे फ़र्क पड़ता है क्योंकि दूसरे लोग जो आपके कमेंट्स कर रहे होते हैं वो आपकी कमेंट्स को देख रहे होते हैं, फिर उस पर डिबेट शुरू हो जाती है। वो एक छोटी सी बात होती है, उसके ऊपर ही तबसरे शुरू हो जाते हैं जी। तो वो फिर बहुत बढ़ जाती है। उसको पहले इस पर रोकथाम होना चाहिए कि आप रिस्ट्रिक्शन लगा, अपनी पैरामीटर्स बना लें चीज़ों का। कमेंट्स के ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, कमेंट्स के अलावा शेयरिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। पेज को मेंटेन इसी को कहते हैं कि आप नेचर वाइज किस तरह उसको मेंटेन, ये नहीं कि लाइक्स आ रही हैं। देखिए, होता ही है कि हम क्या करते हैं फेसबुक पे फ़हीम भाई, जब हम किसी को देखते हैं ना, किसी की लाइक्स चेक करते हैं, बड़े मुतासर हो जाते हैं यार इतनी लाइक्स है। लेकिन अगर फेसबुक पे हम चाहें कि आपकी वैल्यू किसकी नज़र में किसकी वैल्यू ज़्यादा है, वो लाइक्स वालों को नहीं देखता। मिसाल को मेरे फ्रेंड है, 5000 फ्रेंड है, वो मुझे शायद इतना रिस्पेक्ट नहीं देगा।
मैं 8 साल हो गए फेसबुक यूज़ करते हुए, 1200 फ्रेंड्स हैं मेरे टोटल। तो मैं तो पहले पूरा फाइल चेक करता हूँ रात के अंदर सुकून से, जब मुझे टाइम होता है चेक करता हूँ, मुझे लगता है कि मेरा पैरामीटर में आ सकता है, ये इस तरह की जेंट्री है या नहीं है, तब जाके मैं उसको फ्रेंड बनाता हूँ। ठीक है, तो आपने जिस तरह फेसबुक पे लोगों के हज़ारों की तादाद में फ्रेंड्स होते हैं और उनकी एक चीज़ के ऊपर जो है वो सैकड़ों लोग कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, एंगेज भी रहते हैं उनकी उस पर एक पोस्ट के साथ, तो क्या इससे भी पैसे कमाए जा सकते हैं क्या? देख बिल्कुल, फेसबुक कैसे पैसे कमाने का मौका देता है? जहाँ तक हमने जो मतलब एक आम आदमी को जो नॉलेज है इस हवाले से, वो यही है कि आप फेसबुक पे अपनी कोई चीज़ का एक ब्रांड का फर्ज करें कि जूते उसने शुरू किए हैं, तो वो ऑनलाइन वो 4 जूते या बच्चों के कपड़े उसने फ्रॉक सिए हैं, किसी खातून ने तस्वीरें लगा दी कि ये बिकने के लिए भाई, ये इसकी प्राइस इतने इतने, इसका कोड इतना, इनबॉक्स करते हैं और हम आपको डिलीवर कर देंगे। एक तो ये काम हो रहा है जिसमें ब्लफ भी हो रहा है, लोग मतलब आप मंगवाते कुछ हैं, आता कुछ है, ठीक है, तो ये भी हो रहा है। और वो ये कुछ इस तरह रजिस्टर्ड और ऑफिशियल जो है वो कुछ इदारे नहीं है, ये तो घरों से लोग काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ट्रस्ट करना भी मुश्किल हो जाता है, आप इनको अप्रोच भी नहीं कर सकते, पकड़ भी नहीं सकते, ऐसा भी काम हो रहा है। जी, इस पर मैं थोड़ी सी नॉलेज भी देना चाहूँगा लोगों को। होता ये है कि आप देखते होंगे जब किसी हम कोई ऑर्डर करते हैं तो हम उसी के नीचे चैट बार के अंदर ही चैट करना शुरू कर देते हैं, हमें ऑर्डर चाहिए, हमारा नंबर ये, और जबकि वो कह रहे होते हैं, जो कंपनीज होती है वो कह रही होती है कि आप इनबॉक्स पे हमारे पास आ जाएँ। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप किसी बड़ी एक अच्छी कंपनी का ऑर्डर करते हैं और वो कहते हैं कि आपको 3 दिन के अंदर आपका ऑर्डर मिल जाएगा, जो मेरे साथ हुआ था। मैंने एक ऑर्डर किया, बोले 3 दिन के अंदर आपको इंशाल्लाह डिलीवर हो जाएगा। मैंने ठीक है, उसी रात को 11:30 बजे मुझे कॉल आती है कि आपकी डिलीवरी आ गई है। मैंने मुझे तो 3:30 बजे कहा, 3 दिन के बाद कहा था आपकी डिलीवरी आएगी, अभी आ गई। मैं गया तो सब कुछ सही था, कोड नंबर भी मेरा सही था, नाम भी मेरा, मोबाइल नंबर भी, एड्रेस भी। मैंने ठीक है, पेमेंट दी, मैंने चीज़ ले ली, चीज़ खोली तो वो चीज़ वो नहीं थी। मैंने चलें ठीक है, इनके आउटलेट पे जाके वहाँ से रिप्लेस कर लूँगा। दूसरे दिन मुझे कॉल आ रही, बोले हम आ गए हैं आपका ऑर्डर लेकर। तो ये भी होता है। अच्छा, वो डाटा जो है वो रास्ते में चोरी हुआ और उन्होंने अपनी चीज़ आपको बेच दी और वो असल माल उससे पहले आपको देके चले भी गए हो। ठीक, हाँ, पर यहाँ पे हमने अपने अंदर की करप्शन तो दिखानी होती है ना फिर कहीं ना कहीं जाके। बिल्कुल। ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच अदनान शेख साहब। आपके साथ गुफ्तगू का मकसद जो है वो ख़ास तौर पे खालिस्तन यही था कि किस तरह हम दोस्तों को ये बता सकें कि वो किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं सोशल मीडिया का और अपने रोज़गार को। मतलब अगर अल्लाह ताला एक रास्ता बंद करता है तो हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि कई रास्ते खुल जाते हैं। तो उन कई रास्तों में से एक रास्ता सोशल मीडिया भी है। दुनिया भर में लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और ये जहाँ बहुत सारे शोबे बंद हुए हैं ई कॉमर्स का, और ये सोशल मीडिया का ये एक ऐसा शोबा है कि जहाँ पे कारोबार बढ़ा है। तो इस बढ़ते हुए कारोबार, जहाँ कारोबार बढ़ रहे होते हैं वहाँ पे यकीनन लोगों के काम करने की भी ज़रूरत होती है। तो हमें यहाँ पे अपने आप को ट्राई करना चाहिए, देखना चाहिए अगर हमारे पास कोई स्किल मौजूद है तो उसे क्यों नहीं लोगों के सामने लेके आएँ और बिज़नेस करें। थैंक यू सो मच अदनान शेख साहब, आप तशरीफ लाए। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है दोस्तों। इंशाल्लाह आप दोस्तों से कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।